हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, इससे रिलेटेड डेरिवेशन के बारे में। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकाल चुके हैं, चार्ज शेल की। उसमें जो हम शेल लेते थे उसमें क्या करते थे, शेल है तो इसका मतलब कि जो चार्ज होता था वो सिर्फ उसके आउटर सरफेस पे ही रहता था। पर इस डेरिवेशन में हमने क्या लिया है, एक स्फीयर लिया है। स्फीयर क्या होता है, जैसे आपने बॉल वगैरह देखी होंगी जो क्रिकेट में यूज़ की जाती हैं, वो क्या होती हैं, बहुत भारी होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी पूरा सरफेस फिल होता है, अंदर भी पूरा भरा होता है। उसी तरह हम यहाँ भी एक उसी तरह का स्फीयर लेंगे, उसके अंदर भी पूरा पॉजिटिव चार्ज अंदर उसके अच्छी तरह कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, उसी तरह ही एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे आउटसाइड दिस सरफेस, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस। इस तीनों पॉइंट से लास्ट में हम एक रिज़ल्ट निकालेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिलेशन के बारे में और इसकी डेरिवेशन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। Consider a non-conducting charged sphere having charge Q and radius capital R। हमने क्या लिया है, एक स्फीयर लिया है नॉन कंडक्टिंग, जिसके अंदर कोई मतलब उसके अंदर जैसे कंडक्टिंग प्रॉपर्टी नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट वगैरह नहीं कर रहा है। इस तरह का स्फीयर हमने लिया है जिसके ऊपर क्यू चार्ज उसके पूरे सरफेस के और उसके अंदर पार्ट पे अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट है और उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो किसके इक्वल होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, स्फीयर का रेडियस। ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। से हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। Let P is any point at a distance small r from the charge conducting sphere where we want to calculate electric field intensity। हम क्या करेंगे, P पॉइंट कंसीडर करेंगे स्मॉल आर डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, जहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब हम जो पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, तीन तरह से करेंगे, वो बता ही चुकी हूँ, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सर्फेस एंड इनसाइड। इसके लिए हम केस बना लेते हैं। केस 1 में हम क्या करते हैं, जो स्मॉल आर है, जो P का डिस्टेंस है फ्रॉम दिस कंडक्टिंग स्फीयर, वो क्या लेते हैं, कैपिटल आर से ज़्यादा ले लेते हैं। कैपिटल आर क्या है, इस स्फीयर का रेडियस है। अगर स्मॉल आर कैपिटल आर से ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम पॉइंट P ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, आउटसाइड द स्फीयर ले रहे हैं। क्योंकि पॉइंट P क्या था, डिस्टेंस था, इस पॉइंट आर डिस्टेंस था फ्रॉम दिस कंडक्टिंग स्फीयर। अगर वो इसके रेडियस से बड़ा है तो इसका मतलब P पॉइंट स्फीयर के क्या है, बाहर पड़ा है। देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास स्फीयर था जिसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था और उसका रेडियस r था। और स्मॉल r डिस्टेंस पे हमने क्या ले लिया है, P पॉइंट कंसीडर कर लिया है। और इसी P पॉइंट पे हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी है, क्योंकि हमने गॉस थ्योरम लगानी है। गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी है। उसी P पॉइंट पे हमने क्या किया है, अब स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके नॉर्मल निकल रही है और नॉर्मली ही हमने एक एरिया एलिमेंट ds कंसीडर कर लिया है। तो E और ds के बीच में एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। वही बात फिर हम यहाँ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमारे पास ये वाली इक्वेशन होती है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds किसकी इक्वल होगा, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इन द क्लोज सरफेस। अब इस क्लोज सरफेस में भी चार्ज कितना है, इस क्लोज सरफेस के अंदर क्यों चार्ज ही है, इसलिए यहाँ पे क्यों लिख दिया। ई डॉट डी एस का जब हमने डॉट प्रोडक्ट हटाया तो हमें पता है ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है, 0, तो कोस 0 डिग्री, कोस 0 क्या होता है, 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फीयर होने के कारण रेडियस सेम है,
रेडियस सेम है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी एवरी पॉइंट पे सेम एक्ट करेगी। इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो हमने उसे क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। अंदर क्या रह गया, डी एस की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डी एस मीन्स कि इस सरफेस की पूरी जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो होगा। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। तो जब हमने पूरी डी एस की इंटीग्रेशन करी सरफेस की तो क्या आ गई, 4πr²। आर क्यों आया, क्योंकि पी पॉइंट कहाँ था, आर डिस्टेंस पे दूर था और हमने वहाँ से ही उसकी पूरी सरफेस इंटीग्रल करना था, इसीलिए उसका सरफेस एरिया क्या आ गया, 4πr²। किसके इक्वल, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई किसके इक्वल आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय r²। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम ये देख सकते हैं Q/4 एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, r², इसका मतलब डिस्टेंस के। अब अगर हम इसी इक्वेशन को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो रो की वैल्यू क्या आई थी, Q/4/3πr³ आई थी। तो यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, रो 4/3πr³। तो यहाँ पे Q की वैल्यू हमने फिल कर दी, 4/3πr³ इंटू रो बाय r² है ही, 4π से 4π कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा, रो r³/3 एप्सिलॉन नॉट r²। ये किस फॉर्म में आ गया, इन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। सिमिलरली अगर हम मीडियम की फॉर्म में लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और हमें पता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट या ई नॉट बाय ई, ये सब किसके इक्वल होते हैं, के इक्वल होते हैं। के इक्वल है तो जो एप्सिलॉन हो गया वो किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। और यहाँ पे अगर हम जैसे हम दूसरे मीडियम की बात कर रहे हैं तो ई को रो r²/3 एप्सिलॉन r² लिख सकते हैं। तो अगर हम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू के भी लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये हो गया इन मीडियम फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये तो बात हो गई थी हमारे फर्स्ट केस की। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड केस की। व्हेन आर स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के। इट मीन्स कि पॉइंट पी कहाँ पड़ा है, उसके सरफेस के ऊपर ही पड़ा है, स्फीयर के सरफेस के ऊपर भी। सिमिलरली यहाँ भी हमने सरफेस के ऊपर एक एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, डी एस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल भी सेम होगा क्योंकि दोनों ही सरफेस के नॉर्मल है। तो फिर वही बात आ गई अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, वही सेम सारी डेरिवेशन उसी तरह पिछले केस 1 की तरह ही आगे बढ़ेगी। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस किसके इक्वल आ गया, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ई डॉट डी एस की जब डॉट प्रोडक्ट निकाली तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, कोस 0 क्या हो गया, 1। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर के रेडियस सेम होने के कारण एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम एक्ट कर रही है, इसीलिए हमने उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। अंदर क्या रह गया, डी एस की जब इंटीग्रेशन करी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² आ गया क्योंकि हमने जो पी पॉइंट लिया था वो इसके सरफेस पे लिया था और उसका पूरा रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, तो हमने कैपिटल r² लिया इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। ई किसके इक्वल आ गया फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है वो क्या है, सारी की सारी कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम होती है क्योंकि ये उसके पॉइंट पी कहाँ लिया है, हमने इसके सरफेस पे लिया है। अब हम इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू की वैल्यू वो वाली फिल करके 4/3 रो पाई आर क्यू फिल करके। तो फिर जब हमने क्यू की वैल्यू यहाँ फिल करी तो हमने क्या देखा कि 4π के साथ कैंसिल हो गया, r³ के 2 r इस r² से कैंसिल हो गए तो क्या बच जाएगा,
रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। सिमिलरली अगर हम मीडियम की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा और एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन नॉट इंटू के भी लिख सकते हैं, बिकॉज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल है के और एप्सिलॉन किसके इक्वल आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये क्या होगा इन मीडियम फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। अब हम बात करते हैं अपने केस 3 के बारे में। केस 3 में हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल आर है वो क्या होगा, इस कैपिटल आर से क्या है स्मॉल है। इसका मतलब जो पी पॉइंट हम ले रहे हैं वो कहाँ ले रहे हैं, सर्कल के अंदर ले रहे हैं, इन स्फीयर के अंदर ले रहे हैं। ये जो स्फीयर है उसके अंदर हम ये पी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। अब ये जो पी पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, इस पी पॉइंट के ऊपर जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उसके अंदर क्यू चार्ज तो एक्ट करेगा नहीं, क्योंकि जो क्यू चार्ज एक्ट कर रहा था वो इस पूरे स्फीयर के ऊपर एक्ट कर रहा था। पर अब हमने इसके अंदर एक पी पॉइंट कंसीडर किया, एक स्मॉल डिस्टेंस आर, स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर किया है, उसके अंदर तो कोई अलग चार्ज एक्ट करेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम पे कितना चार्ज एक्ट कर रहा है क्यू, तो फिर एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज एक्ट करेगा Q/4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम इस स्फीयर को देखें तो इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इस इतने वॉल्यूम पे कितना चार्ज एक्ट करेगा Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो इससे क्या होगा 4/3 पाई दोनों तरफ कट हो गए, तो जो क्यू डैश चार्ज जो इस स्मॉल वॉल्यूम पे एक्ट करेगा उसकी वैल्यू कितनी आ गई क्यू आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। ये इतना चार्ज है जितना इस स्मॉल स्फीयर पे एक्ट कर रहा है पी पॉइंट पे, जो हमने आर डिस्टेंस पे लिया है स्फीयर के अंदर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्यू डैश क्या लिया है क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस किसकी इक्वल आ गया 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू डैश। अब यहाँ पे एप्सिलॉन इसलिए आया है क्योंकि इस स्फीयर के अंदर का मीडियम क्या है चेंज है। पहले हम एप्सिलॉन नॉट क्यों ले रहे थे, क्योंकि हम चार्ज जो पी पॉइंट कंसीडर कर रहे थे वो इस स्फीयर के या तो बाहर कंसीडर कर रहे थे या इसके सरफेस के ऊपर, तब मीडियम की वैल्यू क्या थी एप्सिलॉन नॉट। पर अब इस स्फीयर के अंदर मीडियम क्या हो गया है चेंज हो गया है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया है एप्सिलॉन इंटू चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। चार्ज कितना इनक्लोज्ड है क्यू डैश, इसलिए यहाँ पे क्यू डैश ले लिया। सिमिलरली यहाँ भी ई और डी एस के बीच में एंगल क्या है 0 है, क्योंकि ये सरफेस के नॉर्मल है। तो वही ई डी एस कोस 0 डिग्री, कोस 0 क्या होता है 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट, इसलिए हमने उसे बाहर निकाले इंटीग्रेशन से। और जब हमने डी एस की इंटीग्रेशन करी इस स्मॉल स्फीयर के सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये इतना रेडियस की बात कर रहे हैं, किसके इक्वल आ गया क्यू डैश बाय एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू डैश बाय आर स्क्वायर। अगर हम क्यू डैश की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है वो यहाँ पे क्या कर दें फिल क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का दो आर इससे कट जाएंगे, ऊपर क्या रह जाएगा एक आर बाय कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये जो कैपिटल आर था ये तो उस स्फीयर का फिक्स्ड रेडियस था और आर पॉइंट हम पी का ले रहे थे कि पी पॉइंट उस सरफेस से कितनी दूर है। तो यहाँ पे हमें ये भी एक रिलेशन देखने को मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है। इससे पहले हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। अब एक और रिलेशन आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है।
अब हमने तीनों केसेस तो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसके रिज़ल्ट के बारे में देखेंगे कि इन तीनों केसेस से क्या रिज़ल्ट निकल के आया है और उससे हमारे पास कौन सा ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है। अब हम बात करते हैं रिज़ल्ट की। पहले केस में हमने क्या लिया था, जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा था तब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया था आर स्क्वायर के, या हम ऐसा कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/r स्क्वायर के। सेकंड रिजल्ट में, सेकंड केस में क्या हुआ, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट आई और मैक्सिमम आई। थर्ड केस में जब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा था तब इलेक्ट्रिक फील्ड आर के उस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। इससे हम क्या करते हैं, ग्राफ ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ग्राफ बना लिया। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में रेडियस डिस्टेंस आ गए। सबसे पहले जब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, फिर जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है, थर्ड जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। इस केस में जब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है तो इधर देखें ई और आर क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ 45 एंगल डिग्री पे बन जाता है। तो ये बन गया जब ई और आर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कब तक था, जब तक आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर एक दूसरे के इक्वल नहीं थे, वहाँ तक क्या हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा। पर जब स्मॉल आर और कैपिटल आर एक दूसरे के इक्वल हुए, वहाँ पे जाके इसकी वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, ई मैक्सिमम। आफ्टर दैट जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हुआ तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के, इसीलिए ग्राफ हमारा ऐसे चला गया। तो ये रहा हमारा ग्राफ। उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।